हास्य के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव जी बस अब यादों में हैं। उनकी ढेर सारी यादें हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं और एक एक बातें या उनकी एक एक हास्य जो है उन्हें देखकर लोग अभी भी गुदगुदाते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर मायूस हो जाते हैं क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए, हम सबको छोड़कर चले गए। पूरे देश भर में अभी भी शोक है, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले अभी भी शोक में डूबे हुए हैं। लेकिन सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का हर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा शोकाकुल है, वो शोक में डूबा हुआ है क्योंकि उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। राजू श्रीवास्तव जी क्लास 6 से लेकर 10th तक सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़े थे, इसलिए जिन टीचरों ने उन्हें पढ़ाया वो तो राजू श्रीवास्तव जी को याद करते ही करते हैं, लेकिन जो टीचर उसके बाद आए, राजू श्रीवास्तव जी के पढ़ने के बाद आए, वो भी राजू श्रीवास्तव जी को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं और उन्हें भी प्राउड होता है कि उनके कॉलेज के वो छात्र थे और देश नहीं दुनिया तक कॉलेज का नाम उन्होंने पहुंचाया। आलोक मिश्रा सर हैं, कॉलेज के ही टीचर हैं सुभाष स्मारक कॉलेज के, उनसे बातचीत करेंगे वो कैसे याद करते हैं और कैसे अपने आप को जुड़ा पाते हैं सुभाष इंटर कॉलेज के साथ, जैसे राजू श्रीवास्तव जी जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उसके बारे में। हम लोग जिस दिन से उनकी मृत्यु का समाचार सुना है तो विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक दुखी है। हम लोगों ने विद्यालय में 2 दिन पहले उनकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद एक शोक सभा भी आयोजित की थी। किसी भी विद्यालय की पहचान उसमें पढ़ने वाले छात्रों से होती है। अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, इससे विद्यालय को पहचान मिलती है, विद्यालय का आभा मंडल निखरता है। राजू श्रीवास्तव जी इस विद्यालय में पढ़े, ये अपने आप में पूरे कानपुर नगर में इस विद्यालय के लिए एक बड़ी गौरव की बात रही कि इस विद्यालय को उनके नाम से एक पहचान मिली, जिस पहचान को आज हम लोग जी रहे हैं और जिस पहचान की वजह से आज पूरे कानपुर नगर में, प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में उन्होंने इस विद्यालय के नाम को अगर पहुंचा दिया तो हम सभी इस विद्यालय के लोग उनके ऋणी भी हैं। वो जब यहाँ पर पढ़े उस दौरान तो मैं यहाँ अध्यापक नहीं था और भी कई वरिष्ठ लोग अध्यापक थे, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हम लोग को मिलती रहती थी। उनकी एक सहज अभिव्यक्ति थी जिसके माध्यम से वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे, प्रेषित करते थे। जब वो फिल्मी दुनिया में गए और उन्होंने वहाँ पर संघर्ष करने के दौरान संघर्ष करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी एक अलग शैली विकसित की। अगर आप और भी हास्य कलाकारों को देखें तो उनकी शैलियाँ कुछ ऐसी रहीं जैसे कि मेन हीरो के बीच में एक थोड़ा सा हास्य व्यंग का पुट दे दिया गया, लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती थी जी। उनके मतलब और उनका जो और कलाकार थे उनके एक दायरे में सीमित थे, लेकिन इन्होंने अपनी एक अलग शैली विकसित की। अगर आप देखिए तो इन्होंने चुटकुले नहीं सुनाए जी, रोज़मर्रा की घटनाएं जो घटित होती रहती हैं, कहीं विवाह की बात हो रही है जी, कहीं किसी कोई ट्रैफिक में फंसा है। जैसे एक उनकी बात मुझे याद आती, कहते थे कि एक बम्बई में मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि आप इस तरफ रहते हो, आपका परिवार उस तरफ रहता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, बेटा मैं 37 साल से इस सड़क को ही पार नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ इतना ट्रैफिक है। तो ये इतनी सहज अभिव्यक्ति की छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने इतने सहज तरीके से प्रस्तुत किया, ये एक अलग अभिव्यक्ति थी। जैसे उन्होंने खाने की प्लेट का ही वर्णन कर डाला कि अचार का रसा खिसकते हुए सब्जी में मिल गया, चावल में जाकर मिल गया। तो ये एक सहज अभिव्यक्ति थी। इतना मतलब शानदार और सहज अभिव्यक्ति करना, मिमिक्री करना, ये सब लोगों के लिए संभव नहीं था। रोज़मर्रा की घटनाओं में ही हास्य व्यंग के पुट को ढूंढ लाना ये सामान्य बात नहीं होती है। वो अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। एक और सबसे ख़ास बात जो मुझे उनके व्यक्तित्व को छू गई, वो हम कानपुर का एक लहजा होता है, कानपुर की एक भाषा होती है, कानपुरिया एक को उन्होंने यहाँ से लेकर बम्बई तक पहुँचाया और बम्बई के माध्यम से पूरे देश में पहुँचा दिया। कानपुर वालों से कभी पूछिए कहाँ के हैं तो कान्हापुर के हैं, कान्हापुर के हैं। लेकिन वो गजोधर भैया
पाड़े, शुक्ला, संकटा जो उनके उसमें किरदार थे, वो उन किरदारों ने तो भाई पूरे देश को पूरा देश उन किरदारों को जान गया और जिसके लिए वही एक माध्यम थे जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से इन चीज़ों को पूरे देश में जी। तो एक कहा जा सकता है सर कि कनपुरिया जो टोन है उस टोन को पहुंचाने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में जो भाषा बोली जाती है वो अधिकतम शुद्ध रूप में बोली जाती है। हिंदी का एक अच्छा रूप यहाँ पर बोला जाता है और उस रूप को उन्होंने पूरे देश में व्यापकता प्रदान की। इसके लिए भी कानपुर की धरती और ये विद्यालय उनका ऋणी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। एक चीज़ ये भी देखा जा सकता है सर कि पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, हर कोई उनके इस टोन पर ठहाके लगाता था। हर कोई उनके इस टोन पर ठहाके लगाता था। तो इससे हम लोग को भी ये समझ में आया बाद में उनकी इस अभिव्यक्ति की बात कि कानपुर की जो शैली है उसमें अगर हास्य व्यंग का पुट रखकर प्रस्तुत किया जाए तो वो वास्तव में पूरे देश को गुदगुदाने का, हंसाने का काम कर सकता है। और पूरे देश को गुदगुदाना और हंसाना, आप रोज़मर्रा की परेशानियों में अपने जूझ रहे हैं और उस बीच अगर कोई आपको गुदगुदा के चला जाए तो ये आपको उसका रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपके जीवन में आशा का संचार करके चला गया। तो वो तो आशा का संचार करते थे। बहुत बड़े बड़े हास्य के कलाकार हुए और अलग अलग तरह से उनका भी क्षेत्र रहा, उन्होंने भी नाम किया। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हमारे और आपके पास से छूटी हुई चीज़ें जाती थी और उसे वो कैच कर लेते थे, और कैच करके फिर वो करते थे। हम लोग रोज़ देखते हैं उसे, हम लोग समझते भी हैं, जूझते भी हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन उसे जूझते समझते हुए चीज़ों को लेकर राजू जी और वो हास्य में जो है वो हास्य में उसको लेकर आते थे। उसको अपनी बहन की शादी का उन्होंने वर्णन किया, एक सामान्य तरीके से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो जो होता है हम लोग के घरों में शादी के दौरान वो सब उन्होंने हास्य व्यंग के पुट में इतने सहज रूप से प्रस्तुत कर देते थे कि वो एक अनूठी शैली है, अद्वितीय शैली। ऐसी शैली समकालीन अभी उपस्थित मुझे लगता है उपस्थित नहीं किसी नहीं है। सभी ने हंसाया है, ये बहुत अलग अलग तरह से काम किया, लेकिन जो शैली आप कह रहे हैं ये शैली अभी समकालीन नहीं है। एक चीज़ सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बातचीत की है तो कानपुर क्या भारत को जीते थे, क्योंकि भारत के गाँव में, देहात में, कस्बों में, मोहल्लों में, शहरों में यही होता था। शादी वाली जैसे बात की तो ये गुड्डू कढ़ाई यहाँ से हटाओ ना, सिलेंडर यहाँ से हटाओ ना, तो वो शादी ब्याह में हम लोग के यहाँ अभी भी होता है। अभी भी इतने सारे काम होते हैं तो पता चला कोई सामान यहाँ रह गया, कोई सामान वहाँ रह गया, तो वो चीज़ें होती रही। एक खाने की प्लेट में हम लोग सभी प्रकार के भोजन लेकर रखते हैं और किस तरीके से सब्जी नीचे से, चावल के नीचे से जाती हुई रायते में मिक्स हो गई। अचार था तो एक ही बार में खा गए, बोले अचार तो एक ही बार में खा गए, जान ही नहीं तब पता चलेगा। तो भाई तो वो चीज़ें थी। अच्छा, होता भी है कि शादी ब्याह में इंतजार कर रहे हैं डोंगा कब खुलेगा, कब जो है खाने को वो मिलेगा, देख रहे हैं, और कोई ऐसा मिल ना जाए जिससे खाने पीने में थोड़ा झंझट ना हो, है ना, हम अभी सुकून से खाएं। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के शख्स के इंसान में अंदर होती हैं, उसे बाहर निकालने का काम उन्होंने किया। बिल्कुल, जो एक हास्यकार, व्यंगकार जो करता है उन्होंने उसको बड़े सहज भाव में किया और उनकी जो शैली थी वो सबको समझ में आने वाली शैली थी। बहुत क्लिष्ट या कठिन भाषा का भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया। यद्यपि भाषा सुसंस्कृत रूप में बोली जाए, इसमें ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने सहज भाषा में बोला जो अधिकांश लोगों को बात समझ में। कभी वल्गर नहीं दिखाई, कभी वल्गर नहीं दिखाई, उसमें किसी अर्थ ही नहीं दिखाई, नहीं, कभी नहीं। कुछ और हास्य व्यंगकार हैं जिनके भाषा कहीं कहीं थोड़ा सा स्लिप करती है, अपने रास्ते से हटती है, लेकिन ऐसा राजू श्रीवास्तव जी के साथ, राजू श्रीवास्तव जी के शो को अगर कहा जाए फैमिली और परिवार के साथ बिल्कुल आराम से देखा जा सकता है। कभी आपको उसमें कहीं कुछ भी आपत्तिजनक शब्द या द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग कभी नहीं मिलेगा। जी। एक अम्मा का किरदार, जो अम्मा पिक्चर देखने गई तो देख ली कि अमिताभ बच्चन तुमका खिलाई हैं का, तुम यहीं बैठे हो टाकीज में और वहाँ से खींच के ला रही हैं, तो वो जो किरदार है उसको भी उन्होंने जीवंत किया। यानी एक मान लीजिए कि 50 से 60 साल की उम्र वाली माँ को और उन्होंने जीवित किया, जीवंत किया। अम्मा का किरदार जो है बहुत पूरे देश भर में चला। जी बिल्कुल चला, और इन्हीं किरदारों के तो वो माहिर थे, एक्सपर्ट निकालने में माहिर थे, जो अंदर से चीज़ को निकाल कर लाते थे।
जब भाई भाषा, जब कोई चीज़, कोई तथ्य या चीज़ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें एक तारतम्यता होती है। और वो तारतम्यता जब तक सामने वाले के रोम छिद्रों को झंकृत नहीं कर देती है, तब तक सामने वाले को कभी आनंद नहीं आ सकता, मज़ा नहीं आ सकता। वो जो बात अपने मुंह से निकालते थे वो सामने वाले को उत्तेजित कर दे, सामने वाले को हंसने के लिए मजबूर कर देती थी। जैसे हम लोग भौतिक विज्ञान में हम लोग कहते हैं कि अनुनाद हो जाता है, जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो अनुनाद हो जाता है। वैसे वो कुछ इस तरीके से कहते थे अपनी बात को कि ऐसा लगता था कि उनके शब्दों की फ्रीक्वेंसी हमारी आत्मा में छुपे हुए शब्दों की गहराइयों से मैच कर गई और जिससे कि हमको ठाका लग गया और हम ऐसा मतलब ना चाह कर भी या चाह कर भी हम उसमें आनंद का अनुभव करने लगते हैं। एक अगर देखिए अम्मा को भी छुआ उन्होंने और उनके किरदार को जीवंत किया, तो न्यू जनरेशन के यूथ के भी के लोगों को भी उन्होंने छूने का काम किया। यानी कोई देश का ऐसा कोई जनरेशन नहीं होगा कि जिसको राजू श्रीवास्तव जी ने हाथ में पिरोकर और लोगों तक पहुंचाया नहीं। उसकी वजह उनकी वो सहज अभिव्यक्ति ही थी। जब वो चीज़ों को नीचे से लेकर जाते थे तो वो उसमें सभी किरदार आते थे। वो शादी का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें पिता भी है, तो भाई भी है। मारपीट का भी वर्णन हो सकता है उसमें बीच में, कि हो सकता है कि मारपीट भी हो जाए, तो उसमें युवा भी वर्ग आ गया, बड़े लोग भी आ गए और सभी लोग उसमें आकर उसमें उनके किरदार में शामिल हो जाते थे और इसीलिए वो अपने आप को मानते हैं। एक किरदार जैसे शादी वाला ही याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा माँ ने कि जो है विनोद बात कर लो और जीजा तुम्हारे जा रहे हैं, बहन को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने हास्य में ही कहा, हास्य व्यंग मारा कि मेरी बहन है और ये है, मैं ऐसा हूँ ऐसा, तो कभी हाथ नहीं लगाना। तो एक पति पत्नी का संबंध हाँ, लेकिन उनका हाथ नहीं लगाना। और ये तेज में बोल गए, बहुत फ्लो में बोल गए और लोगों को ठहाका लग गया कि भाई शादी के लिए जा रहे हैं, पति पत्नी का संबंध है तो हाथ नहीं लगाना। तो ये जो है बीच से निकालना, ये उनके ही अंदर वो उनके अंदर था, बिल्कुल सहजता से चीज़ों को सामने ले आना, ये उनके अंदर ही था। एक मायने में अगर कहा जाए तो हंसी तो हम लोगों के जीवन का ऐसा अंग है जो हम सब की सारी थकान मिटा देती है, हम सब के मन और मस्तिष्क को मतलब पूरी तरह से ठीक कर देती है। लेकिन एक सहज रूप में कहा जाए कि जैसे उनके मानवीय गुण अब सुनने को मिलते हैं, तो वो एक देवदूत के रूप में थे और उस देवदूत के रूप में, हास्य के देवदूत के रूप में थे, जो पूरे देश नई दुनिया में छा गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। यहाँ पर हम लोग इन्हीं विषयों की चर्चा करते चले आ रहे हैं कि जो भी उपलब्धि हमें किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से प्राप्त होती है, किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होती है, उनको हम लोग देवदूत ही कहते हैं। अच्छा। वो भी हमको एक उपलब्धि दे गए, वो हास्य व्यंग के बारे में, हास्य व्यंग का खजाना दे गए, तो वो भी एक उपलब्धि है। इसलिए वो हास्य व्यंग के देवदूत ही हैं, देवता ही हैं। और हम सब लोग तो अच्छा नहीं लग रहा है उस दिन से, नहीं अच्छा लग रहा है। और पता नहीं क्यों आत्मा में ये आता है कि एक बार वो स्कूल फिर आते, फिर हम लोगों से मिल जाते तो बड़ा हो जाता है। लेकिन उस दिन से थोड़ा सा सभी लोगों का मन यहाँ उचाट है। चर्चा का स्टाफ रूम में सब लोग बात कर रहे हैं, छात्र भी हम लोगों से पूछते हैं उनके बारे में कि सर क्या आपने उनको यहाँ देखा? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा, मेरे समय नहीं थे। लेकिन यदि वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ होता तो मुझे खुशी भी होती। जी। और एक ये देखा जाए, मुझे लगता है कि शरीर तो चला गया लेकिन हमेशा हाँ, ऐसे लोग इस धरती से अमर होते हैं, मृत्यु नहीं होती, अमर होते हैं। वो अमर हो गए। वो उनका शरीर चला गया, वो आत्मा चली गई, लेकिन वो हम लोगों के बीच में कभी मरने वाले हैं क्या? वो तो हमेशा जीवित रहेंगे, हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उनके इतने वीडियो हमारे आपके बीच में उपलब्ध हैं, हम लोग उनको जब भी देखेंगे तो उनकी याद करेंगे। जी। और हर एक किरदार में कहीं ना कहीं वो जीवित दिखाई, हर एक किरदार में कहीं ना कहीं वो जीवित दिखाई देते रहेंगे। आप शहर में निकलिए तो आपको घर पर निकलिए, पति पत्नी के बीच में बातचीत का सिलसिला हो, बच्चों से बैठकर बातचीत करें, तो कहीं ना कहीं अगर जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो वो उन्हें महसूस करेगा, बिल्कुल महसूस करता है। वो उनमें हमेशा कहीं गांव का भी किरदार समा जाता था, कहीं शहर का किरदार समा जाता था, तो वो सब चीज़ें उनमें आ जाती थी और उसको इतने वो सहजता से ले आते थे कि वो गांव का भी आदमी उनके आ गया, शहर का भी आदमी आ गया, तो सभी लोग उनसे अपना जुड़ाव महसूस करने लगते थे कि भाई हमारे
गांव की भी बात ये कर देते हैं, शहर की भी बात कर देते हैं, तो हर आदमी उनसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसीलिए ये उनकी एक शैली है। सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से इतना अधिक जुड़ाव था राजू जी का कि वो जो है कभी कॉलेज कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसे होनहार छात्र को भूलेगा नहीं, और हमेशा कॉलेज के पूरे स्टाफ ने प्रमोट भी किया। आलोक सर ने जैसे बताया, और बताते बताते बीच में मैं देख रहा था उनका गला भी रूंध रहा था, उनकी भावनाएं भी एकदम ऐसी हो रही थी कि पल भर में हो सकता था कि आंखों में आंसू भी छलक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा एक बात कहा, और वो कनपुरिया बाद में ही कहा कि मन बड़ा कचोटता है। जब हम स्टाफ में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, तो स्टाफ के लोग ही बातचीत करते हैं तो राजू जी के बारे में मन कचोट जाता है। तो ये जो मन कचोट जाने वाला अंदाज़ है वो शायद मुझे लगता है कि कानपुर का है, और कानपुर के ही लोग जो है और कॉलेज के लोग जो बहुत अच्छी तरीके से राजू जी से जुड़े हुए थे, और राजू श्रीवास्तव जी के एक पल भी वो भूलना नहीं चाहते, तो उन लोगों का मन ज़रूर कचोट जाएगा, मन ज़रूर तड़प जाएगा, और मन में एक टीस होगी। ये सारी दीवारें, ये कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें, इसलिए बार बार द एक्सप्रेस न्यूज़ आप सबको दिखा रहा है, क्योंकि आप सब भी उनसे जुड़िए। और जैसे सर ने बताया कि वो देवदूत थे, कि कुछ ना कुछ अगर हमको अच्छा कोई भी जीवन में दे जा रहा है, कोई भी किसी भी तरह से अच्छा दे जा रहा है, तो वो देवदूत के रूप में ही है। तो राजू श्रीवास्तव जी एक देवदूत के रूप में थे। सर ने बताया कि हंसी का वो खजाना दे गए, वो खजाना दे गए जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब भी धरती जब तक रहेगी तो उस धरती पर जो है हंसी का वो खजाना राजू जी का वो रहेगा, और किसी न किसी किरदार के स्वरूप में वो हम सब के बीच में बने रहेंगे। तो एक बार सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज की वो दीवारें, वो जो चित्र लगे हुए हैं, वो सब आप सब देखिए। बहुत सारे सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज के अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में भी छात्र पहुँचे, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं बार बार। वो भी कह रहे हैं कि कॉलेज को देखकर राजू जी से तो और अधिक जुड़ाव हो जा रहा है, और वो रो पड़ रहे हैं। तो ऐसे पल में हम सब अगर प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को संबल मिले, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। और सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज का पूरा परिवार इसी तरह से जुड़ा रहे और उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे, बस यही हम सबके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगी।